वो ऑपरेशन थिएटर की गहरी खामोशी थी। मशीनों की बीप और औजारों के रखने उठाने की आवाज़ों के बीच मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स, असिस्टेंट्स और कुछ नर्सेस के साथ एक बेहद रिस्की ऑपरेशन करने जा रहा था। एक मरीज के फेफड़े का एक हिस्सा इन्फेक्टेड था जिसे मुझे बहुत सावधानी से निकालना था। मैं उस टीम को लीड कर रहा था। ऑपरेशन टेबल पर एक 65 साल की औरत बेहोश लेटी थी। उनके ऊपर स्पॉटलाइट थी। मेरे साथ खड़े सभी डॉक्टर, सर्जन्स के उन पर नीले रंग का एप्रन उन्होंने पहन रखा था और उनका मुंह ढका हुआ था। ऑल द बेस्ट डॉक्टर मिर्जा, मुझे एक जूनियर डॉक्टर ने कहा। मैंने कहा थैंक यू, चलिए लेट्स बिगिन। स्कैल्पेल नंबर 10। मैंने एक नर्स की तरफ हथेली फैलाकर कहा तो उसने एक ब्लेड जैसी चीज मेरे हाथ पर रखी और मैंने चीरा लगाना शुरू किया। वैसे सभी को उम्मीद थी कि ये मरीज, बल्कि मरीजा कहिए, ये ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सभी को मेरे तजुर्बे पर, मेरी नीयत पर, मुझ पर भरोसा था, सिवाय मेरे। क्योंकि उस ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ मैं जानता था कि आज मुझे उस पेशेंट को बचाना नहीं, मारना है। मैं ये खुशी में नहीं कर रहा था। मैं तो उस मरीज को जानता भी नहीं था। उसका नाम और मेडिकल हिस्ट्री में जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन मैं मजबूर था, मुझे उसकी मौत चाहिए थी। इसलिए मैंने सोचा कि उसे इस तरह मारूंगा कि जैसे लगे कि एक रिस्की ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट शी डाइड। उसकी मौत मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। मैंने स्कैल्पेल उसके पेट पर चलाया। खून की एक धार जिस्म पर लगे कट से बहने लगी और कुछ ही देर में उसके फेफड़े पेट की गहराई में दिखाई देने लगे। मेरे हाथों पर खून था। तभी मॉनिटरिंग यूनिट पर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने लगा और मैं जानबूझकर कुछ वक्त निकालने की कोशिश करने लगा ताकि सिचुएशन बिगड़े और सबको लगे कि यह सब अपने आप हुआ। तभी एक जूनियर डॉक्टर बड़ी फिक्र से बोली, डॉक्टर इनका बीपी गिर रहा है, हमें कुछ जल्दी करना होगा, जल्दी। रिलैक्स, मैंने उससे आराम से इशारा किया। वहां मौजूद सभी जूनियर डॉक्टर्स और नर्स हैरानी से मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं एक काबिल और बड़ा मशहूर सर्जन था। इसलिए उन्हें भरोसा था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं सोच समझ के ही कर रहा हूं। और वो बहुत ही तजस्सुस से, क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भी जानता था कि मुझे अगले 10 सेकंड में उस मरीज को हाइपोटेनिक्स 4 इंजेक्शन पुश करना जरूरी है। एक नर्स तैयार भी थी, अपने कॉमन सेंस से वो इंजेक्शन तैयार करने लगी, लेकिन मैंने इशारे से उसे रुकने को कहा। सर बट इट्स, आर यू श्योर? एक दूसरे डॉक्टर ने हैरानी से कहा। मैंने हाँ में इशारा किया और फिर फेफड़े की नली में आई ब्लॉकेज को डिसेक्टिंग फोर्सेप्स यानी स्टील की एक लंबी चिमटी से मैं साफ करने लगा। वो पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जा रही थी। बीप तेज हो रही थी। बस मुझे 10 सेकंड और चाहिए थे। फिर मैं कोई भी बहाना बना सकता था कि मेरा एनालिसिस गलत हो गया या सिचुएशन डायग्नोस नहीं हो पाई। कोई शक नहीं करता। ऑपरेशन के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाना एक बहुत आम बात है। मैंने 10 सेकंड्स अपने मन में गिनना शुरू किए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 गिनते ही वो हुआ जिसने मेरी जिंदगी, मेरी पहचान और मेरे मकसद को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, मैं कुछ और भी था। कौन थी वो औरत और उसे मारना मेरी मजबूरी क्यों थी? जानने के लिए इस कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो स्टोरी बॉक्स में आज सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है इच्छा मृत्यु। ये कहानी 19 साल पहले शुरू हुई। मेरा नाम डॉक्टर मिर्जा है। वो साल 2005 था जब मैं नया नया इस शहर के नेशनल हॉस्पिटल में अपॉइंट हुआ था। तब तक मैं सर्जन नहीं था, मैं प्रैक्टिस पर था, नया नया था। और उन दिनों मेरी ड्यूटी जो थी वो पैलेटिव केयर वार्ड में लगी थी। पैलेटिव केयर वार्ड क्या होता है, आप में से जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। अस्पताल में ये वो हिस्सा होता है
जहां उन मरीजों को रखा जाता है जिनकी हालत बहुत सीरियस होती है या फिर उनके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर होती है, जो अपने जिंदगी के आखिरी स्टेज पर होते हैं। यहाँ के मरीजों का इलाज तो नहीं होता, वो सिर्फ नाम का इलाज होता है। दरअसल मकसद होता है कि बस उनका दर्द कम किया जा सके जब तक वो जिंदा है। आप कह सकते हैं कि यह अस्पताल का सबसे उदास कमरा होता है। यहाँ उम्मीद नहीं होती है। यहाँ मरीज दर्द से बिलखते हैं, रोते हैं, खुद को हर दिन मौत के थोड़ा और करीब पाते हैं। और इसलिए उनमें से कुछ मरीज दर्द से इतना थक जाते हैं कि वो कानून से इच्छा मृत्यु मांग लेते हैं। मुझे ठीक से याद है कि उन्हीं शुरुआती दिनों में एक सुबह इस वार्ड में काफी हलचल थी, और वो इसलिए क्योंकि उस दिन एक मरीज की इच्छा मृत्यु पर कोर्ट का फैसला आना था। उस मरीज का नाम था निरंजन। उम्र थी यही कोई 70 साल। वो पैलेटिव केयर वार्ड के सबसे आखिरी वाले कमरे में था। उसे एक लाइलाज और एक बहुत ही रेयर बीमारी थी, जिसमें उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े जख्म हो गए थे, फोड़े जैसे, जो एक बार होने के बाद ठीक नहीं होते थे, और नए फोड़े जिस्म पर बल्कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर भी हो गए थे। उसके बदन से खून और मवाद रिश्ता रहता था। वो दिन रात दर्द से चीखता रहता था, जैसे उसका पूरा जिस्म सड़ गया हो। दर्द की वजह से वो न जाने कितने महीनों से सोया नहीं था ढंग से। ये कोई बहुत रेयर डिजीज थी। कई अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर्स ने टीम अप करके इलाज की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। रिसर्च में खर्च भी बहुत ज्यादा हो रहा था। निरंजन दरअसल एक कैदी था, और उसे यह बीमारी जो थी वो जेल में लगी थी। कैसे लगी कोई नहीं जानता। निरंजन जानता था कि वो अब ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मरना चाहता था। उसने कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी, जिस पर आज फैसला आना था। मैंने उस दिन निरंजन को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था, बल्कि उसे उम्मीद थी कि उसकी हालत देखते हुए आज कोर्ट उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे देगा। वो बार बार अपने जहन में यह मंजर बना रहा था कि इधर कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा और उधर कोई मेरे जैसा डॉक्टर, या शायद मैं ही, ऑर्डर मिलते ही एक इंजेक्शन लेकर उसके पास आएगा और उसे आखिरी बार अलविदा कहकर इंजेक्शन उसके जिस्म में खाली कर देगा। और इसके बाद उसके सारे दर्द, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, उसे निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो फैसले वाली सुबह मैंने बहुत सारे पत्रकारों को भी अपने नेशनल हॉस्पिटल के पैलेटिव के वार्ड के बाहर जमा हुआ देखा था, जो कोर्ट का फैसला आने के बाद मरीज की पहली झलक लेने के लिए जमा हुए थे वहां पर। मैं और हमारे कुछ साथी डॉक्टर्स थे, जो हमारा अपॉइंटमेंट था उसी वार्ड में। हमारी नजर भी रिसेप्शन पर लगे टीवी पर थी, जिस पर कोर्ट के बाहर मौजूद कुछ पत्रकार बोल रहे थे कि बस कुछ ही देर में फैसला आने वाला है, फौरन फैसले में कुछ अंदर सुनवाई चल रही है, बस कुछ ही देर बाकी है। मैंने निरंजन की तकलीफ बहुत करीब से देखी थी। उसके चेहरे पर इतने जख्म थे, उसका चेहरा समझ नहीं आता था। दर्द का एक समंदर था उसका जिस्म। हर दूसरे दिन जब वार्ड बॉय उसके बिस्तर की चादर बदलते थे तो खून से सनी हुई चादरें देखकर दिल से दुआ निकलती थी कि अगर आसमानों में कोई खुदा है, कोई भगवान है, कोई गॉड है, तो बस इतना रहम करे कि इसे मौत दे दे। हमारी नजर भी उस दिन टीवी पर टिकी हुई थी। कोर्ट का फैसला आने ही वाला था। हम देख ही रहे थे कि तभी अचानक स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की हड़बड़ाई रंगीन पट्टियां चलने लगी। एक कान पर उंगली लगाए रिपोर्टर्स कहने लगे, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं कि कोर्ट ने निरंजन की इच्छा मृत्यु की याचिका नामंजूर कर दी है। जी हां, प्ली रिजेक्ट हो गई है उसकी। जस्टिस महेंद्र नाथ और जस्टिस जहूर अहमद की बेंच ने कहा है कि ऐसी अनुमति देना भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के खिलाफ होगा। ये हत्या या आत्महत्या की सहायता जैसी श्रेणियों में आ सकता है, इसलिए निरंजन की इच्छा मृत्यु की याचिका नामंजूर की जाती है। मुझे याद है कि यह सुनते ही सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों के चेहरे बुझ गए थे। खबर जैसे ही निरंजन तक पहुंची, वो दुख में चीखने लगा, चिल्लाने लगा। वैसे तो उसे हिलने में दर्द होता था, लेकिन वो आज गुस्से में बुरी तरह झटके ले रहा था। उसके जिस्म के जख्मों से गाढ़ा काला खून रिसकर पलंग के नीचे फर्श पर टपकने लगा था।
मैं वार्ड के अंदर से उसके चीखने की आवाजें साफ सुन पा रहा था। वो बस मौत मांग रहा था। मैं निरंजन को कुछ ज्यादा दिनों से तो नहीं जानता था। कुछ ही दिनों से, जब से मैं वहां अपॉइंट हुआ था 2-2.5 महीने से, तब से उसे जानता था। मुझे उसके बारे में बस इतना ही मालूम था कि उसने किसी जमाने में कोई कत्ल किया था किसी का, और फिर पुलिस से बचने के लिए फिर वो कहीं भाग गया और किसी शहर में घाट पर बहुत सालों तक ये तांत्रिक बन के रहता था वेश बदल के। बाद में पुलिस ने उसे पहचान लिया, पकड़ लिया और फिर उसे उम्र कैद हो गई। फिर जेल में रहते हुए उसे ये बीमारी लगी और जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। तो बस इतना ही मुझे पता था उसके बारे में। लेकिन वार्ड में ड्यूटी करते हुए मेरा निरंजन से एक इंसानियत का रिश्ता बन गया था। हम रोज सुबह उसकी गर्दन पर एक वीगो लगा हुआ था, जिससे उसके जिस्म में फेनेटल इंजेक्शन का एक स्लो पुश देते थे, जो एक बहुत हैवी पेन किलर होता है। उसी पेन किलर से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। इसी दौरान जब मैं उसे इंजेक्शन दे रहा होता था, तब वो मेरी तरफ देखता था और बेतहाशा दर्द के बावजूद थोड़ा सा मुस्कुराता था। लेकिन आज अदालत का फैसला आने के बाद वो बहुत चीखा, बहुत रोया। उसकी हालत और बिगड़ गई। जख्मों की जो पुरानी पपड़ियां थीं वो खुल गई। पर क्या हो सकता था? कोर्ट ने उसे जीने की सजा सुना दी थी। वो जिंदगी को जीने की कोशिश करने लगा, दरअसल मौत से बदतर थी। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। वो रात मैं भुलाए नहीं भूलता। उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं उसी वार्ड के पास जो हमारा डॉक्टर्स का केबिन होता है, मैं वहां बैठा था, एक मेडिकल जर्नल पढ़ रहा था। रात का करीब 12 साढ़े 12 बज रहा था। मैंने ड्यूटी रजिस्टर में पलटा पेज तो देखा कि 12:45 के आगे लिखा था कि निरंजन को मॉर्फिन और मिडाजोलैम का एक कॉम्बिनेशन इंजेक्ट करना था। मैं इंजेक्शन लेकर अपने केबिन से निकला और निरंजन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अस्पताल एक जैसी पुरानी इमारतें होती हैं, ऊंची छत वाला एक पुराना सा अस्पताल था। अंधेरे में वार्ड के जो पीले बल्ब की हल्की हल्की रोशनी थी वो चमक रही थी। इंजेक्शन लिए हुए मैं निरंजन के कमरे में पहुंचा। दवाओं की महक का एक भभका सा मेरी नाक में घुसा और निरंजन के हल्के हल्के कराहने की आवाज सुनाई थी। उसका कमरा गंदी सफेद दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक मैले से बिस्तर पर निरंजन लेटा हुआ था, नंगे बदन। उस पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था जो धुला हुआ था, पर उस पर खून और मवाद के पुराने निशान थे जो धोने से नहीं गए थे। उसके पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। मैंने मास्क पहनते हुए कहा, निरंजन। वो चौंका। उसने हल्की से करवट लेने की कोशिश की और कहा, आ गए आप डॉक्टर साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। उसने कराहते हुए कहा तो मैंने इंजेक्शन की टिप देखते हुए उससे कहा, इस इंजेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे? बोला, नहीं साहब, इसके लिए नहीं, हम कुछ कहना चाहते थे आपसे। बताओ। बोला, देखिए डॉक्टर मिर्जा, कोर्ट ने मेरी इच्छा मृत्यु की याचिका तो ठुकरा दी है, लेकिन कोर्ट नहीं जानता कि मेरा जीवन मौत से बदतर है। एक एक सेकंड मुश्किल से कटता है। हम जानते हैं कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, बस अपने दर्द से निजात चाहते हैं। हम आपसे मौत चाहते हैं। हमें आप मार दीजिए डॉक्टर साहब। कहते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? मैं चौंक कर पीछे हट गया। वो बोला, डॉक्टर मिर्जा सुनिए तो, देखिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब आप जानते ही हैं कि बस एक इंजेक्शन हमें आपको देना होगा और सब खत्म हो जाएगा। मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। एक बेटा है, वो मेरी लाश लेने भी नहीं आएगा। हम भीख मांगते हैं आपसे, लगा दीजिए कि इंजेक्शन, हमें मुक्ति दे दीजिए, दे दीजिए डॉक्टर साहब, सुनिए तो। वो चिल्लाता रहा और मैं उसे छोड़कर वहां से तेज कदमों से भागकर अपने केबिन में आ गया। मैं कांप रहा था, मेरे रोए खड़े हो गए थे। हालांकि मैं जानता था कि मौत दरअसल उसके हक में है और किसी को भी इतनी तकलीफ से गुजरने नहीं देना चाहिए। सच कहूं तो उसकी मदद करना चाहता था मैं, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता था। मैं अगले कुछ दिन तक बहुत परेशान रहा।
बहुत बेकरारी में गुजरा मेरा वक्त। बार बार वो मंजर याद आता था। हर वक्त मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर घूमती रहती थी। सुबह जब मैं अपनी बेटी इरम को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा होता था तो गाड़ी में उसका चेहरा याद आता था, निरंजन का। कभी बीवी के साथ किसी रेस्टोरेंट में होता था, कहीं कैफे में, तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। घर पर जब मैं डिनर टेबल पर होता था अम्मी के साथ, तो वो मुझे देखकर पूछती थी, क्या बात है बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो तुम, प्लेट वैसी रखी हुई है। मैं हड़बड़ा जाता था। तब मेरी बीवी कहती, पता नहीं अम्मी, ये मुझे भी कुछ दिन से बहुत बदले बदले लग रहे हैं, कुछ बात ही नहीं करते हैं। मैं बात बनाता, अरे वो कुछ नहीं, बस वो थोड़ा काम बढ़ गया है, तो मैं बात टाल देता। लेकिन मेरे जहन में बार बार यही निरंजन का फफोलों भरा हुआ वो चेहरा बार बार मेरे जहन में, उसकी वो दर्द में डूबी हुई आवाज वही घूमती रहती थी। काश मैं उसे निजात दिला पाता, काश मैं उसे मार सकता, पर मैं ये नहीं कर सकता था। एक इतवार की बात है, मैं अपनी बेटी, जिसका नाम मैंने बताया इरम, उसके साथ सोसाइटी के चिल्ड्रन पार्क में घूम रहा था। इत्तेफाक से मेरी अम्मी भी वहीं थी, वो भी वॉक वहीं पे आसपास करती थी। वो आके इरम के साथ खेलने लगी। मैं एक बेंच पे बैठ गया पार्क में। अचानक वो डर गई किसी चीज को देखकर। मैं वहीं बेंच पर बैठा हुआ था। वो बोली, दादी कॉकरोच। बेटी ने घास की तरफ इशारा किया। अम्मी ने देखा कि घास में कॉकरोच था, जिस पर बेटी का पैर गलती से पड़ गया था। वो मरा तो नहीं था, पर वो कुचले जाने से थोड़ा तड़प रहा था। मैं गौर से देख रहा था। अम्मी ने उसे समझाया, इरम को, अरे डरते नहीं है बेटा, कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने कॉकरोच को तड़पता हुआ देखकर कहा, अच्छा अब उसे छोड़ो मत, उसे मार दो, वो तड़पता रहेगा बेचारा। कहते हुए अम्मी आगे बढ़ी। मैं गौर से देख रहा था। वो कॉकरोच ऐसे तड़प रहा था जैसे निरंजन मेरी नजर दर्द से तड़पते कॉकरोच पर थी। कि तभी अम्मी का पैर आया और कॉकरोच को उन्होंने मसल दिया। कॉकरोच, उसका दर्द 1 मिनट में दूर हो गया, उसे निजात मिल गई। मौत कितने गमों का हल है ना। मैंने उस कुचले हुए कॉकरोच को देखकर कुछ सोचा और एक फैसला ले लिया। कुछ 2 हफ्तों के बाद, जब शुरुआती सर्दियों की एक रात थी, हल्की बारिश की फुहार हो रही थी बाहर, और मेरी ड्यूटी फिर से वार्ड में थी, नाइट ड्यूटी थी। रात को 3:30 बजे मैंने एक दवा सिरिंज में भरी। ये दवा कोई रजिस्टर्ड दवा नहीं थी। मैंने इसे ट्रैंक्विलिस 4 और सिलेंसियम जैसी अलग अलग सेडेटिव और हार्ट ब्लॉकर्स को मिला के बनाया था, इसलिए पोस्टमार्टम से इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था। मैं खुश था कि आज निरंजन को मैं उसके दर्द से निजात दे दूंगा। यह फैसला मैंने बहुत सोचने के बाद लिया था। तो उस कड़कड़ाती बिजली और बारिश की फुहारों की आवाजों के बीच मैं निरंजन के पास पहुंचा। निरंजन, मैंने कहा तो उसने कराहते हुए मुझे देखा। मैंने कहा, आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। मेरे ये कहते ही उसके फफोले से भरा हुआ जो उसका चेहरा था, उसके बीच में 2 आंखों में खुशी के आंसू चमकते हुए दिखाई दिए मुझे। उसने लेटे लेटे कृतज्ञता में दोनों हाथ जोड़े। मैंने आखिरी बार उसे अलविदा कहा और इंजेक्शन उसकी बाह में चुभो दिया और फिर खाली कर दिया। निरंजन ने एक बार आंखें खोली, लेकिन इस बार इसके चेहरे पर कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि एक डरावनी मुस्कुराहट थी। वो ऐसे मुस्कुराया जैसे वो अपनी चाल में कामयाब हो गया हो। उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में पड़े, जल्द मुलाकात होगी, अब मेरा इंतजार शुरू हुआ। कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली। मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा क्यों कहा था उसने? ये किस इंतजार की बात कर रहा था? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करती? उस ऑपरेशन थिएटर में उस औरत को मारना मेरी मजबूरी क्यों थी? और निरंजन ने क्या चाल चली थी मेरे साथ? बताऊंगा कहानी के दूसरे हिस्से में।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और अमेजॉन म्यूजिक पर सुनने वालों हमें फॉलो कर दो और स्टार रेटिंग्स भी दे दो। कहानी का साउंड डिज़ाइन जो है वो किसने किया है? सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर हमाज। लौटूंगा कहानी का अगला हिस्सा लेकर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।